हेलो स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, हमारा टॉपिक यही है। तो सॉल्युबिलिटी किसे कहेंगे? क्या होता है कि सॉल्युबिलिटी का मीनिंग यह है कि किसी सॉल्यूट की किसी डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना वो डिसॉल्व हो जाता है एक सर्टेन टेम्परेचर पे, उसे हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं किसी सॉल्यूशन की। कैसे कि सॉल्युबिलिटी इज द maximum amount of solute is dissolved at given temperature in definite amount of solvent amount of solvent is known as solubility। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट कितनी सॉल्यूट की डेफिनेट टेम्परेचर पे डेफिनेट सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, उसे हम उस सॉल्यूशन में उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं अपन। सपोज यहां पर हमने 100 ml वाटर ले लिया है। 100 ml वाटर, इस 100 ml वाटर में मैं शुगर को मिक्स कर रहा हूं। मैंने क्या करा, पहले 10 ग्राम शुगर ली, ठीक है ना, और इसको मैंने स्टीरियर ग्लास की रॉड से स्टीर कर रहा हूं, मैं इसको घुमा रहा हूं। फिर मैंने क्या करा, वो 10 ग्राम शुगर डाली, वो मिक्स हो गई। फिर से मैंने 10 ग्राम शुगर ली, फिर से मिक्स हो गई। फिर से 10 ग्राम शुगर ली, तो थोड़ी देर के बाद कुछ शुगर की क्वांटिटी नीचे बॉटम में सेटल हो गई। जो नीचे बॉटम में सेटल हो गई वो अनडिसॉल्व्ड शुगर है, अनडिसॉल्व्ड शुगर है। तो हमने कितनी 30 ग्राम शुगर को इसमें डाला। कितना? 30 ग्राम शुगर को डाला है हमने, और इस 30 ग्राम शुगर को टोटल डाला है। अब हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इस शुगर को के सॉल्यूशन को मैंने एक बीकर लिया है, और इस बीकर में मैंने एक फनेल ले ली है। इसके ऊपर मैंने फिल्टर पेपर, ये फनेल है, इस फनेल के ऊपर मैंने फिल्टर पेपर लगा दिया है, फिल्टर पेपर, और इस सॉल्यूशन को मैंने इसमें डाल दिया। तो मुझे फिल्ट्रेशन मिला है। इस फिल्ट्रेशन में जब मैं फिल्ट्रेशन किया तो थोड़ा सा अमाउंट शुगर का यहाँ पर हमें वापस मिल गया। इस शुगर के अमाउंट को मैंने जब वेइंग किया तो ये 5 ग्राम था। टोटल 30 ग्राम शुगर को डिसॉल्व किया, जिसमें से 5 ग्राम शुगर मुझे वापस मिल गया। ऐसा अपन एज्यूमिंग कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं। 25 ग्राम शुगर क्या हो गई, इस 100 ml वाटर में डिसॉल्व हो गई। तो डेफिनेट टेम्परेचर पे यानी रूम टेम्परेचर पर 25 ग्राम शुगर कंप्लीटली सोल्यूबल हो गई, इसमें 100 ml वाटर में। तो 25 ग्राम शुगर को सोल्युबिलिटी बोलेंगे 100 ml वाटर में एट अ रूम टेम्परेचर। तो सोल्युबिलिटी दैट इज मीन्स मैक्सिमम या हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन certain amount of solvent at a given temperature is known as solubility of that solute in solvent at a room temperature। इसको हम solubility कहते हैं। आप चाहें तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लें, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। solubility, अब solubility तो क्या है ये समझ में आया। solubility के ऊपर फैक्टर इफेक्ट करते हैं। तो solubility हम यहाँ पर दो तरीके की देखेंगे। तो
क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 तरीके की है। एक तो है कौन सी, एक है सॉलिड सॉल्यूट, सॉल्यूट इन लिक्विड, और दूसरी हम देखेंगे गैस सॉल्यूट इन लिक्विड। ये 2 तरीके का हमारे पास सॉल्यूशन बोला गया है। इनके ऊपर, इनकी सोल्युबिलिटी के ऊपर कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं हम उसको देखेंगे। फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ द सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड। इसमें 3 फैक्टर हम देखते हैं। जनरली 3 में से केवल 2 फैक्टर ही मेन होते हैं। एक तो है नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता हूं टेम्परेचर। और थर्ड है प्रेशर। मैं आपको बता दूं प्रेशर एक्चुअली नेग्लिजिबल इफेक्ट करता है, इसलिए प्रेशर को अपन नहीं देखेंगे। मेन है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और दूसरा है मेन, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर में भी कौन से हैं, दोज whose solubility इंक्रीज हो जाती है, solubility increases with increased temperature, और इसी में ही ये फर्स्ट देखा हमने, इसी में ही सेकंड देखते हैं अपन। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ सोल्युबिलिटी घटती है, तो दोज whose solubility decreases with increased temperature। और थर्ड है solubility लिक्विड। सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, नहीं बढ़ती है और नहीं घटती है टेम्परेचर के कंटिन्यूस बढ़ने पर। तो सोल्युबिलिटी डज नॉट इंक्रीज और डज नॉट decrease continuously with increased temperature। देखिए इसमें जो मैंने ये थर्ड पॉइंट बताई है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी सोल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर सोल्युबिलिटी पर इफेक्ट पड़ता है, पर वो कंटिन्यूअसली नहीं इंक्रीज होती है, नहीं कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है। इसका मीनिंग यह हुआ, इन 2 के केस में क्या है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा और कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगा सेकंड में। अब हम इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट। पर पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि सॉलिड का, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप चाहें तो इसको नोट कर लें। क्या है कि सॉलिड का सॉल्यूशन कैसे बनता है, क्या होता है, इसको अगर अपन थोड़ा सा शॉर्ट में देख लें कि जब किसी सॉलिड को अपन डिसॉल्व करते जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब किसी सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करते जाते हैं, हम कंटिन्यू डिसॉल्व करते जा रहे हैं, तो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, इसमें हमें क्रिस्टल
होते हुए दिखाई देते हैं। क्या होता है कि जब हम कंटिन्यू डिसॉल्व करते जाते हैं और सॉल्यूट डिसॉल्व होता हुआ चला जाता है, तो इसको अपन सॉल्युबिलिटी कहेंगे। सॉल्युबिलिटी सॉरी इसको अपन डिसोल्यूशन कहेंगे। वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। सॉल्युबिलिटी कितनी अमाउंट टोटल सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गई, उसको सॉल्युबिलिटी। और डिसोल्यूशन किसे कहेंगे? डिसॉल्व करना, ये डिसॉल्व है, डिसोल्यूशन किसे कहेंगे? व्हाट इज द डिसोल्यूशन? तो क्या जाएगा कि व्हेन सॉल्यूट कीप्स ऑन डिसॉल्विंग कंटिन्यूअसली, देन continuously concentration of solution increasing is known as dissolution. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। when solute keeps on dissolving continuously then continuously increase the concentration of solution की कंसंट्रेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जाती है, तो उसको अपन डिसोल्यूशन कहते हैं। अब क्या हुआ कि कंटिन्यूसली मैंने इसमें डाल दिया है और शुगर डालता जा रहा हूं, सब कुछ एज्यूमिंग कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती हुई चली जा रही है। एक कंडीशन ऐसी आती है जब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आपस में टकराने लगते हैं, बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ चुकी होती है, तो ये आपस में टकराने लगते हैं। जब ये आपस में टकराने लगते हैं तो ये बाहर निकलने लगते हैं, अलग सेपरेट होने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। इसको अपन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो अपन इसको यूं बता सकते हैं कि व्हेन कंटिन्यूअसली सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, देन we achieve such a condition या stage when solid particles keeps on colliding and get separated. Such type of the condition is known as crystallization. इस प्रोसेस को अपन क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया क्रिस्टलाइजेशन किसे कहते हैं। अब मैंने कहा कि फैक्टर इफेक्टिंग कर रहा है कौन सा? सॉलिड सॉल्यूट का लिक्विड पे। तो पहला जो है अपन ने इसमें जो फैक्टर देखा है वो है नेचर। अब नेचर में क्या होगा इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये फर्स्ट वाला। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो केमिकली रूप से सिमिलर हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर केमिकली रूप से सिमिलर हो तो आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। इसलिए फ्रेज यूज की जाती है। कौन सी फ्रेज? लाइक डिसॉल्व लाइक। देखिए मैं लिख देता हूं कि व्हेन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट chemically same, then they easily dissolves in solvent। तो इसलिए we use phrase कौन सी फ्रेज यूज करते हैं? लाइक डिसॉल्व
डिसॉल्व लाइक। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई सॉलिड आयनिक है तो वो आयनिक सॉल्वेंट में यानी पोलर सॉल्वेंट में इजीली सोल्यूबल हो जाता है। जैसे मैं वापस ले लेता हूं, ये मैंने वाटर ले लिया है, तो वाटर कौन सा होता है? ये वाटर ले लेता हूं मैं। वाटर क्या है? पोलर नेचर का है, पोलर नेचर का। और इसमें भी नमक डाल देता हूं, NaCl, ये सॉल्ट है। ये कैसा है? आयनिक नेचर का है, आयनिक नेचर का। तो ये इजीली सोल्यूबल हो जाएगा किसमें? वाटर में। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, अगर सेम नेचर के केमिकल नेचर से सॉल्वेंट और सॉल्यूट तो आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड और जैसे पोटेशियम क्लोराइड। तो मैं समझता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। पर एक बात और है, क्या है कि क्या सिमिलर नेचर वाले सब डिसॉल्व हो जाते हैं? तो आंसर है नो। अगर मैंने कहा लाइक डिसॉल्व लाइक, तो आप कहेंगे सर लाइक डिसॉल्व लाइक में, जैसे मैं एक और एग्जांपल नॉन पोलर वाले में का भी एग्जांपल दे दूं। यहां पर आयोडीन है, आयोडीन ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नॉन पोलर है। और सल्फर S8 ये भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है क्योंकि ये नॉन पोलर है। ये पोलर वाले कौन से सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो सकते हैं? कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। वापस मैं यहां पर आ रहा हूं कि अगर ये इनके नेचर सेम है तो सब डिसॉल्व हो जाने चाहिए। आपका एक क्वेश्चन उठ सकता है, आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्या बेरियम सल्फेट या सिल्वर क्लोराइड, क्योंकि ये दोनों आयनिक कंपाउंड हैं, वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग, लाइक डिसॉल्व लाइक के अकॉर्डिंग, तो मेरा आंसर है नो। तो क्या और भी कोई रीजन है डिसॉल्व होने के? यस, 2 रीजन हैं। कौन कौन से मैं इसको रख कर रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। वो 2 रीजन कौन कौन से हैं उसको ध्यान से देखिएगा। और यहां से क्वेश्चन आ भी सकता है और आपके नॉलेज में भी हमेशा रहना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, बेरियम सल्फेट या और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हैं इसके, उनको देखे कि ये वाटर आयनिक कंपाउंड है फिर भी वाटर में सोल्यूबल नहीं है। क्यों? तो 2 चीजें होती हैं इसके लिए। एक होता है हाइड्रेशन एनर्जी होती है, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें फैक्टर, वो होता है लेटिस एनर्जी। अब ये दोनों होती क्या है? हाइड्रेशन एनर्जी और लेटिस एनर्जी क्या होती है? पहले मैं लेटिस एनर्जी को एक्सप्लेन करना चाहूंगा। क्या होता है कि जब आयनिक कंपाउंड बन रहा होता है तो उसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। जैसे हम सॉल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, नमक के बारे में बात कर रहा हूं। नमक में सोडियम कैसे स्ट्रक्चर को बनाता है? कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाता है। इसमें एक सोडियम से 6 क्लोराइड के मॉलिक्यूल्स आके ऐड हो जाते हैं। और इसकी जो छोटी यूनिट बनती है, सबसे छोटी यूनिट के मैं बारे में बात कर रहा हूं। स्ट्रक्चर तो ऐसा नहीं होता, मैं बना देता हूं ये स्ट्रक्चर। जो सबसे छोटी यूनिट होती है, जो पूरे के पूरे क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रही होती है, डेफिनेट स्ट्रक्चर, जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होता है, 3 डायमेंशनल डेफिनेट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लेटिस क्रिस्टल कहते हैं। वो सारी प्रॉपर्टी को शो कर रहा होता है। जैसे एक वॉल बन रही होती है, उस वॉल का जो ब्रिक्स है वो सबसे छोटी यूनिट है, वैसे ही सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक बोल सकते हैं, इनऑर्गेनिक आयनिक सॉल्ट में जो क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल का छोटी से छोटी यूनिट जो उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को पूरे के पूरे को रिप्रेजेंट करती है, उसको लेटिस स्ट्रक्चर कहते हैं। जब वो स्ट्रक्चर बन रहा होता है, जैसे ये आपस में मिलकर बन रहे होते हैं, तो एनर्जी देनी पड़ती है। फिर से सुनिए, अगर आपको दीवार बनानी है तो आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी। जो वर्कर होता है वो एनर्जी देता है।
और उसी का उस बात को उसको पैसा मिलता है। तो एनर्जी क्या होती है, देनी पड़ती है, उसको अपन लेटिस एनर्जी कहेंगे। तो कितनी, अगर 1 मोल लेटिस क्रिस्टल को बनने में जितनी एनर्जी की रिक्वायर होती है उससे हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। मैं यहां लिख देता हूं फटाफट, ये अमाउंट आप इसके लिए लिखता हूं, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड या रिक्वायर लिख देता हूं, रिक्वायर्ड फॉर मेड या फॉर्मेशन, फॉर फॉर्मेशन 1 मोल लेटिस क्रिस्टल is known as लेटिस एनर्जी। मतलब एक क्रिस्टल बनने के लिए जितनी एनर्जी की नीड होती है उसको हम लेटिस एनर्जी कहते हैं। एक यूनिट लेटिस स्ट्रक्चर बनेगा 1 मोल, तो जितनी एनर्जी की नीड होती है उसको लेटिस एनर्जी कहेंगे। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी एक्चुअली क्या होता है कि क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का होता है। पोलर नेचर होता है तो इन लेटिस स्ट्रक्चर जो रहता है इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसको ब्रेक करता है। उसको ब्रेक करने पर यानी इनको तोड़ने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इसको अपन देखते हैं, मैं इसको चलो ये नीचे बना देता हूं मैं हाइड्रेशन एनर्जी के लिए। सपोज ये सोडियम है और ये क्लोरीन है, ठीक है ना, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। जब हम इसको वाटर के में डिसॉल्व करते हैं तो वाटर क्योंकि पोलर नेचर का होता है तो हर एक हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो ऑक्सीजन है वो सोडियम को अपनी ओर खींच लेती है क्योंकि ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज की है, इसको पार्शियली नेगेटिव चार्ज की है तो क्या करती है, इस सोडियम को अपनी ओर खींच लेती है। और क्लोरीन क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे तो ये हाइड्रोजन इसको अपनी ओर खींच रहे होते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज के हाइड्रोजन इसके नेगेटिव होने के कारण इसको अपनी ओर खींच रहे होते हैं इस तरीके से। फिर से एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव पॉजिटिव, ये ऑक्सीजन नेगेटिव, ये इस क्लोरीन को अपनी ओर खींच रहे होते हैं। तो क्या हो जाता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है। तो इससे जो एनर्जी निकलती है इस एनर्जी को अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब इसको हाइड्रेशन एनर्जी को डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करें तो अपन बताएंगे कि वे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, घेर लेते हैं तो सराउंडिंग में आ जाते हैं, उसको अपन हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द वन मोल ऑफ हाइड्रोजन वन मोल ऑफ आयंस अंडरगोज द हाइड्रेशन। इसको अपन हाइड्रेशन कहेंगे। पहले बात तो हाइड्रेशन किसे कहेंगे कि जो घेर ले, हाइड्रेशन ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ सेलुलर लेयर ऑफ वाटर। क्या करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड अराउंड द आयन ऑफ द सॉल्ट इज नोन एज हाइड्रेशन। फिर से हाइड्रेशन को डिफाइन कर देता हूं, लार्ज नंबर ऑफ लेयर ऑफ वाटर formed around the ions of the salt is known as hydration। फिर से रिपीट एक वर्ड में, लार्ज नंबर ऑफ लेयर्स formed around the ions of the salt is known as hydration। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसको अपन हाइड्रेशन कहेंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कोई अदर है तो उसको अपन सॉल्वेशन कहेंगे। देखिए दो चीजें, ये तो है हाइड्रेशन, हाइड्रेशन, और दूसरा कौन सा होता है, सॉल्वेशन। जब वाटर लिया जाएगा तब हाइड्रेशन, जब वाटर है H2O है तो हाइड्रेशन, और वाटर नहीं है,
कोई और है तो साल्वेशन, जैसे अल्कोहल ले लिया तो साल्वेशन। अब हाइड्रेशन एनर्जी आपको समझ में आ गई। क्या होती है हाइड्रेशन एनर्जी? के 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स undergoes the hydration, release the energy is known as hydration energy। मैं हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां लिख देता हूं हाइड्रेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है, इसको रख कर देता हूं तो यहां पर आराम से लिख दूंगा मैं। हाइड्रेशन एनर्जी किसे कहेंगे? तो एनर्जी रिक्वायर्ड, release, energy released for amount of energy release is released when 1 mole of ions undergoes hydration। 1 मोल आयन जब हाइड्रेशन में जाते हैं उस समय जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, अब कोई सॉल्यूशन सॉल्यूबल होगा या नहीं होगा वो किसके ऊपर डिपेंड, आप चाहें तो उसकी डेफिनेशन ले लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं रब कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि बेरियम सल्फेट या सिल्वर क्लोराइड सॉल्यूबल होगा या नहीं वाटर में, तो आपने कहा नो। क्यों? क्योंकि तभी सॉल्यूबल हो सकता है जब आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लेटेस्ट एनर्जी, चेंज इन लेटेस्ट एनर्जी। जब लेटेस्ट एनर्जी कम हो और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हो तो वह सॉल्यूट वाटर में सॉल्यूबल हो जाएगा। अगर ये जैसे सोडियम क्लोराइड इसका एग्जांपल ले लो, अगर हाइड्रेशन यानी सॉल्यूबल लिख देता हूं, सॉल्यूबल इन वाटर, और अगर हाइड्रेशन एनर्जी कैसी हो, कम हो, हाइड्रेशन एनर्जी कैसी हो, कम हो, मैं ई कर दूं, ई एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी कम हो किससे, और लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो, लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा, अनसॉल्यूबल, सॉल्यूट अनसॉल्यूबल इन वाटर। क्लियर? तो हाइड्रेशन एनर्जी और लेटेस्ट एनर्जी का यह रिलेशन रहता है, तब सॉल्युबिलिटी होती है, यानी नेचर के साथ साथ यह होना भी जरूरी है। तो फैक्टर इफेक्टिंग में अपन ने यहां तक का देखा, अगला फैक्टर है टेम्परेचर, और मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।